ले रहा हूँ और 2023 है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझिएगा। देखो भाई, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, आप जितनी भी किताब से पढ़ रहे हैं मेरे को कोई मतलब नहीं, पेपर एनसीईआरटी से ही छपेगा, बात होती है तुम जानो तुम्हारा काम जानो। ठीक है, चलो अपन देखते हैं 12वीं का इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का समष्टि अर्थशास्त्र का 5वां चैप्टर, 1 नंबर के 2 और 4 नंबर का 1। तो इस प्रकार 4 का 1 और 2 का 1, 4 और 2 कितने हो गए? 6। ठीक है, तो 6 नंबर का आ रहा सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था, मैंने दोनों में लिख दिया हूं। सरकारी बजट का आ से सुनिए, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब क्या होती? कुछ नहीं होती, याद रखना बजट में केवल दो ही चीज आती, एक तो एस्टीमेट इनकम आती है और एक एस्टीमेट एक्सपेंडिचर आते हैं, अनुमानित आय और अनुमानित व्यय। बस इन्हीं के बीच में रिलेशनशिप बनते चली जाती है और वही बजट कहलाता है। तो सरकारी बजट किसे कहते हैं? बहुत ही अच्छे समझिएगा। सरकारी बजट एक प्रकार का एक ऐसा थैला होता है जिसमें अनुमानित आय और अनुमानित व्यय शामिल होते हैं, उसे हम सरकारी बजट कहते हैं। या सरकारी बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर कंटेंट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं क्या? गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट की क्या मीनिंग हो जाएगी? गौर से सुनिएगा। सरकारी बजट एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें अनुमानित आय और अनुमानित व्यय शामिल होती है, उसे कहते हैं सरकारी बजट। हम लोग क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट बजट। व्हाट इज द गवर्नमेंट बजट? द गवर्नमेंट बजट, इट इज अ डॉक्यूमेंट contains in the an estimated income and estimated expenditure is expenditure of government is called government budget. Is that clear? जल्दी बताओ क्लियर हुआ कि नहीं? हाँ नहीं जवाब दीजिए। पक्का 100%? डन। चलिए फिर उसके बाद अपन धीरे से आ रहे हैं, क्या सरकारी बजट की क्या विशेषता? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या क्या फीचर्स है या क्या विशेषता है अपन देखते हैं। नंबर 1 पूरा यहीं से निकलेगा, ठीक है। एस्टिमेटेड इनकम, अर्थात सरकारी बजट की ये विशेषता है जिसमें अनुमानित आय शामिल होती है। अगली विशेषता यह है कि इसमें अनुमानित व्यय शामिल होता है। अगली विशेषता यह है कि इसमें अनुमानित व्यय और अनुमानित आय को मौद्रिक मूल्य में दर्शाया जाता है। मौद्रिक मूल्य में दर्शाया जाता है। अगली विशेषता यह है कि यह एक प्रकार का प्रपत्र होता है। Is that clear? ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट इज एन एस्टिमेटेड इनकम, इट इज एन एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। ठीक है, all estimated income and estimated expenditure of government present and so of the monetary value. This is the third characteristics of government budget. ठीक है, और डॉक्यूमेंट, अरे क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट बजट एक प्रकार का क्या है? डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होता है? एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। इज दैट क्लियर? कोई डाउट बेटा? तो ये इसकी क्या थी कैरेक्टरिस्टिक, जो कि आपको लिखना है। नहीं समझ में आता है तो आप ऑन द स्पॉट पूछेंगे, डरेंगे नहीं। इज दैट क्लियर? अगला चलते हैं सरकारी बजट के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल इंपोर्टेंट तो है पर 2022 में आ चुका है, परंतु याद रखना इसके जो ऑब्जेक्टिव बोले, इसके फंक्शंस बोले, इसके इंपोर्टेंस बोले, इसके मेरिट्स बोले, एक्स वाई जेड कुछ भी बोल दे, इसके एम, गोल, सिग्निफिकेंस कुछ भी बोल दे, तो आप आंसर यही लिखेंगे। सबसे पहला सरकारी बजट का क्या उद्देश्य होता है? रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। सरकार जब अपना बजट बनाती है तो उसका एक प्रमुख उद्देश्य होता है रोजगार के साधनों में वृद्धि करना, ताकि समाज में फैली हुई बेरोजगारी कम हो जाए। आज वर्तमान परिवेश में हम देखें तो समाज में बहुत सारी बेरोजगारी फैली हुई है। इन बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार एक बजट तैयार करती है जिसके अंतर्गत वह लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करा देती है। इज दैट क्लियर? तो अपन क्या लिखेंगे? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। टुडे द बर्निंग प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, इट इज द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ टुडे। द गवर्नमेंट आर रिमूव द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एंड प्रिपेयर टू बेस्ट plan and provided to job opportunity in the every people of the society. Is that clear? तो इसका एक प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि लोगों को क्या प्रदान करना? रोजगार। अगला उद्देश्य सामाजिक कल्याण
का उपक्रम है, एक इंस्ट्रूमेंट है, एक डिवाइस है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होता है, सामाजिक कल्याण का कार्य होता है। अर्थात सरकारी बजट का प्रमुख उद्देश्य होता है, सरकार जब बजट तैयार करती है तो समाज में रह रहे लोगों के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक कल्याण के कार्य करती है, जैसे सड़क निर्माण, भवन निर्माण, राशन की व्यवस्था, फ्री ऑफ कॉस्ट अन्न की व्यवस्था, पुल की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन का निर्माण इत्यादि सामाजिक कल्याण करने का, अनाथालय का निर्माण इत्यादि सामाजिक कल्याण करने का कार्य भारत सरकार करती है। अर्थात सरकारी बजट का ये उद्देश्य होता है कि वह क्या करती है, सामाजिक कल्याण का कार्य करती है। अतः हम कह सकते हैं कि सरकारी बजट एक क्या है, कल्याण करने का एक उपकरण है, जिसमें गरीबों के लिए घर की व्यवस्था की जाती है, रहने की व्यवस्था की जाती है, खाने की व्यवस्था की जाती है, सड़कों का निर्माण होता है, पुल का निर्माण होता है, मकानों का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री अभी मकान का निर्माण कर रहे हैं ना, सब लोग को घर बना के दे रही है। यही है सोशल वेलफेयर, यानी सामाजिक कल्याण के कार्य को करने का काम करती है कौन, सरकारी बजट। सरकारी बजट क्या लिखेंगे, द मेन एम ऑफ गवर्नमेंट बजट इट इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल welfare. Many social welfare works are done by the government like poor people for a managed residential area, like provided to road waste facilities, is that clear, pull facilities, house facilities, orphanage facilities, education facilities, hospital facilities, ठीक है, ट्रेन फैसिलिटीज, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज है जो सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर का काम करने का काम करती है कौन, सरकारी बजट। यानी गवर्नमेंट बोल दो चाहे सरकारी बजट बोल दो, क्यों, क्योंकि सरकारी बजट कौन बनाएगा, गवर्नमेंट ही तो बनाएगी। इज दैट क्लियर। फिर अगला चलते हैं, मूल्यों में स्थिरता लाना। आज वर्तमान परिवेश की सबसे बड़ी समस्या है कि जो वस्तु और सेवाओं का मूल्य है उनमें निरंतर वृद्धि होते चली जा रही है, जिससे कई गरीब वर्ग उस सुविधा से वंचित हो गए हैं। अर्थात उनके लिए एक विकट समस्या पैदा हो गई है महंगाई की। क्यों, क्योंकि वस्तु और सेवाओं का मूल्य बढ़ रहा है। सरकारी बजट में जब सरकार बजट तैयार करती है तो वह वस्तु और सेवाओं का मूल्य नियंत्रण करने पर अपना बल देती है और वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य को नियंत्रित करती है, उनके मूल्य को स्थिर करती है, ना तो ज्यादा बढ़ने देती है ना तो ज्यादा घटने देती है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल्यों में स्थिरता लाने का कार्य भी सरकारी बजट के अंतर्गत किया जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट स्टेबिलिटी, प्राइस लेवल। Today the price and service commodities and service prices are increased day by day. This is the burning problem for poor people. So government are made the plan and prepare to budget and flexible value of commodities and service are stable. और उनको क्या करती है, स्टेबल करती है, उनमें स्टेबलाइजिंग करती है, और ना तो उनके मूल्यों को बढ़ने देती है और ना तो उनके मूल्यों को घटने देती है। ठीक, आगे चलते, क्षेत्रीय संतुलन को दूर करना। तो रिमूवल ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी। अब इसको समझना, सरकारी बजट का एक प्रमुख लाभ यह होता है कि यह अल्प विकसित देशों और पिछड़े हुए देशों पर ही बजट बनाकर उस देश को विकसित करने के लिए और उस देश में विकास करने के लिए कार्य करती है जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र होता है। जैसे आज भारत सरकार ने गांव को शहर से जोड़ दिया है और शहर को गांव से जोड़ दिया है। जो पिछड़े हुए देश हैं, जो अविकसित देश हैं, उन अविकसित और पिछड़े देशों को इन्होंने विकास की गति में लाया है और सरकारी बजट केवल पिछड़े हुए क्षेत्रों पर ही विकास के कार्यक्रम की योजना बनाता है, जिससे वो देश डेवलप्ड होता है और विकासशील की श्रेणी में आता है। अतः हम कह सकते हैं कि सरकारी बजट के द्वारा क्षेत्रीय संतुलन को दूर किया जाता है। The main functions of the government budget, removal of regional disparity. ठीक है,
तो जो रिमूवल करती है डिसएपैरिटी को, जो असंतुलन है कि आज ये असंतुलन को कैसे दूर करेगी, द गवर्नमेंट आर सेट अप द मैनी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन रूरल एरियाज because the rural areas are regional disparity। जब वहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, तो वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटी पैदा होगी, जिससे वो क्षेत्र जो डिसपैरिटी में है वो एकदम विकास में होगा, डेवलप में आ जाएगा। तो ये करती क्या है, ये डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्री को गांवों में, विलेज में, रूरल एरिया में सेटअप करती है, जिससे वो जो देश कैसा है, डिस्पैरिटी में है, तो वो जो गांव डिस्पैरिटी में है वो बिल्कुल काय में आ जाता है, लेवल में आ जाता है, और वहां डेवलपमेंट हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये थे इसके क्या उद्देश्य, जो कि 2022 में आ चुके हैं, इसके आने के कोई चांस नहीं है। इज दैट क्लियर? इंपोर्टेंट टॉपिक अब हम चलते हैं, यहाँ से चलते हैं राजस्व पूंजीगत, ये 2023 यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन 2023 में फिर से एक बार रिपीट होएगा, केवल उम्मीद है, बाकी ये जो नीचे लिखे हैं ये तो आएंगे 100% गारंटी। तो अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं, राजस्व और पूंजीगत व्यय में अपन देखते हैं अंतर। हमको लिखना है 4 अंतर, और मैंने बना दिया हूँ बहुत सिंपल 6 अंतर। 6 में से तुम्हें कितने करना है? 4 करना है। इज दैट क्लियर? अगर कोई किसी भी प्रकार के अंग आ गए कि भाई सरकारी बजट के अंग बताइए या फिर कंपोनेंट्स बताइए, तो वो सब तुम यही लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। अब अपन आगे चलते, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में आने वाला है, उसको बंद कर दोगे देखो। अब यहाँ पे देखते हैं राजस्व और पूंजीगत व्यय में अंतर, पहले हिंदी में समझ लो फिर इंग्लिश में। नंबर 1 दायित्व। यार 2 चीजें हमेशा आती है, वो आपके पास भी और हमारे पास भी है, और गवर्नमेंट के पास भी और किसी के भी पास भी। एक तो होते हैं दायित्व और एक होती है संपत्ति। ये हर किसी के पास है, हर किसी के पास कुछ खर्चे हैं और हर किसी के पास कुछ इनकम है, हर किसी के पास। और जिसके पास इनकम नहीं है वो नल्ला है, वो कोई काम का है ही नहीं, वो जबरन में अर्थव्यवस्था में जी रहा है, मर जाना चाहिए उसको। इज दैट क्लियर? परंतु नहीं, एवरी पर्सन के पास इनकम होती है और उसके कुछ खर्चे होते हैं। वैसे हमारा भारत सरकार सरकारी बजट में क्या देखेंगे, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय में अंतर। सबसे पहले देखेंगे दायित्व, बहुत ही अच्छे समझेंगे आप लोग, ठीक है। राजस्व व्यय में दायित्व कम नहीं होते हैं। अरे यार सरकार के खर्चे कभी कम नहीं होंगे, सरकार के खर्चे बढ़ते ही चले जाएंगे। आप कल्पना करो, सरकार पूरे देश को चलाती है और हम लोग केवल अपने परिवार को चलाते हैं। जब हम अपने परिवार को चलाने में खर्चे को कम नहीं कर सकते, तो सरकार को तो पूरे देश को चलाना है। तो सिंपल सी बात है, राजस्व व्यय में दायित्व कम नहीं होते हैं, जबकि पूंजीगत व्यय में दायित्व कम होते हैं। क्लियर हुआ? वैसे ही संपत्ति, राजस्व व्यय में संपत्तियां निर्माण नहीं होती है, अर्थात राजस्व व्यय में संपत्तियों का निर्माण नहीं किया जा सकता है, जबकि पूंजीगत व्यय में संपत्तियों का निर्माण किया जा सकता है। अगला, राजस्व व्यय की अवधि अल्पकालिक होती है, जबकि इसकी अवधि दीर्घकालिक। अगला चलते हैं आर्थिक लाभ। राजस्व व्यय केवल चालू वर्ष में ही आर्थिक लाभ कमाता है, राजस्व व्यय केवल चालू वर्ष में ही आर्थिक लाभ उसे प्राप्त होता है, जबकि पूंजीगत व्यय भविष्य में आर्थिक लाभ को कमाता है। ये भविष्य में आर्थिक लाभ को कमाएगा, ये चालू वर्ष में आर्थिक लाभ को कमाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा इसके एग्जाम्पल जैसे क्या, वेतन, ब्याज, पेंशन आदि इत्यादि, इसके क्या है एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल है जैसे सड़क, पुल, अनाथालय, हॉस्पिटल इत्यादि। समझ गए हिंदी वाले? आगे चलो, फिर अगला देखो इन्वेस्टमेंट। सुनो, इसमें एक मुश्त निवेश नहीं होता है, इसमें इकट्ठा पैसा नहीं आता है। अबे सरकार के पास कहां से इकट्ठा पैसा आ जाएगा, ठीक है। इसमें एक मुश्त निवेश नहीं होता है, जबकि इसमें एक मुश्त निवेश होता है, मतलब इसमें एक ही बार बहुत सारा पैसा नहीं आता, जबकि यहाँ पर आता है। इज दैट क्लियर? अब इंग्लिश में समझो भाई, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादा हरकत बिल्कुल नहीं होना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो लायबिलिटी होती है, नॉन रिड्यूस लायबिलिटी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप लोग सुनिएगा, नॉर रिड्यूस लायबिलिटी इन द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, reduces liability in the capital expenditure। नंबर 2,
इट नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट, यहाँ पर गवर्नमेंट की कोई संपत्ति क्रिएट्स नहीं होती है। क्या लिखेंगे? इट नाइदर क्रिएट्स एनी एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या लिखेंगे? इट आइदर क्रिएट्स एनी एसेट ऑफ गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे चलिएगा। अब भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शॉर्ट टर्म, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज लॉन्ग टर्म। ठीक है, आगे चलते हैं। आर्थिक लाभ, ठीक है, ओनली करेंट ईयर में ये क्या कर सकता है? अर्न कर सकता है या इसको हो सकता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड ओनली करेंट ईयर अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट, अर्न इकोनॉमिक प्रॉफिट। कैपिटल expenditure earn to economic profit in future year। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल फॉर सैलरी, इंटरेस्ट, पेंशन एटसेट्रा। इसका एग्जाम्पल रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, रोड, पुल, हॉस्पिटल एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट, not lump sum investment in the revenue expenditure but lump sum investment in the capital expenditure। मैंने पूरा बता दिया, उसको आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। Is that clear? अब अगला चलते हैं। ये एक टॉपिक हो गया। अब अगला टॉपिक चलते भाई, यही कहीं से क्वेश्चन आएगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2023, यहाँ पे चलते हैं 2023। और भाई साहब ये तो 100% 2023, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये एग्जाम में ना आए, एग्जाम में ना आए। मोस्ट IMP 2023। बहुत ही अच्छे। चलिए अपन अब अगला टॉपिक चलते हैं। ये समझ में आया? yes, अरे ये थी आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब कुछ नहीं करना, अब रिसिप्ट्स आएंगी और सेम टू सेम ऐसा ही आंसर है, मिलता जुलता। यहाँ पे देख लीजिए अंतर। हिंदी वाले देखें, सबसे पहले अपन देखते हैं राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति में अंतर। तो नंबर 1, सबसे पहले दायित्व। इसमें दायित्व उत्पन्न नहीं होते हैं, इसमें दायित्व उत्पन्न होते हैं। संपत्तियां इसमें कम नहीं होती हैं, इसमें संपत्तियां कम होती हैं। यह अल्पकालिक अवधि की होती है, यह दीर्घकालिक अवधि की होती है। यह नियमित रूप से होता है, यह अनियमित रूप से होता है। उदाहरण आयकर, वस्तुकर, GST, CST एटसेट्रा। यहाँ पर ऋणों की वसूली, उधार लेना, लघु बचतें इत्यादि। तो ये हो गया भाई हिंदी, बहुत आसान है, उसी से मिलता जुलता। अब इंग्लिश में आप लोग देख लीजिए भाई, डिफरेंस इंपोर्टेंट है भाई। ये बिल्कुल इसको छोड़ दो, ये सुन रहे हो कि नहीं, यही इंपोर्टेंट 2023 के लिए। अब आगे चलिए, इसमें आप देखते हैं डिफरेंस। सबसे पहले से लायबिलिटी, अरे उसी प्रकार की है। तो क्या लिखेंगे? इन द रेवेन्यू रिसीप्ट्स नाइदर क्रिएट्स लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ऑफ गवर्नमेंट तो लगा नहीं, क्लियर हुआ? आगे देखते फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? इन द कैपिटल रिसीप्ट्स एंड आइदर क्रिएट्स लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। एक समझ में आया? उसी से मिलता जुलता है बंदो, समझ रहे आ रहा है कि नहीं? yes, अब एसेट देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे? इन द रेवेन्यू रिसीप्ट्स नॉन रिड्यूसेस एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इज दैट क्लियर? बाजू में क्या लिखोगे? इन द कैपिटल रिसीप्ट रिड्यूस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। अगला आएंगे अवधि। रेवेन्यू रिसीप्ट्स पीरियड इज शॉर्ट टर्म, कैपिटल रिसीप्ट्स पीरियड इज लॉन्ग टर्म। इज दैट क्लियर? अब क्या लिखेंगे? आगे देखिए, रेवेन्यू रिसीप्ट्स नेचर इज रेगुलर। ये रेगुलर होता है, लगातार, बंद नहीं होगा। रेगुलर नेचर इन क्या? रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स नेचर इज रेगुलर। तो बाजू वाला क्या? कैपिटल रिसिप्ट्स नेचर इज एंड इररेगुलर। अरे यार वो अनियमित होता है। इज दैट क्लियर? ये नियमित होता है। आगे चलते उदाहरण कुछ भी लिख देना। इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स आ गया, GST आ गई, CST आ गई। इज दैट क्लियर? एक दो याद रखिए भाई साहब, इनकम टैक्स, GST एटसेट्रा। ठीक है। अब इधर पे क्या है? बोरोविंग यानी उधार लेना, ठीक है।
डिसइन्वेस्टमेंट एटसेट्रा। तो ऐसे करके ये एग्जांपल भी आपको लघु बचते आप लिख सकते हैं। स्मॉल सेविंग एटसेट्रा। ठीक है भाई, ये दोनों इच्छे देखो, ये दोनों भाई बहन हैं, ये दोनों भाई बहन है और दोनों मिलती जुलती है। देख तो लो एक बार, मिलती जुलती है पर थोड़ा सा शब्दों का फेर है, बस शब्दों का फेर है। यहाँ पे दायित्व कम नहीं है, जबकि यहाँ पे दायित्व उत्पन्न नहीं है। अबे प्राप्ति में दायित्व काय को आएगा, दिमाग तो लगाओ। प्राप्ति में पैसा आएगा कि पैसा जाएगा? लॉजिक तो लगाओ। तो वहां पे क्या दायित्व उत्पन्न हो जाएंगे? नहीं होंगे ना, दायित्व तो यहाँ पे उत्पन्न होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर दायित्व कम नहीं है जबकि यहाँ दायित्व कम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ दायित्व उत्पन्न ही नहीं, वहां पर उत्पन्न होगा, उसकी बात अलग है। कैपिटल रिसिप्ट की बात अलग है, बहुत बड़ी मात्रा में पैसा जाता हो। ठीक है, रिजल्ट क्लियर? तो ये दो चीज क्लियर हुई कि नहीं बताइए। अब इंपोर्टेंट टॉपिक आ जाओ भाई, सरकारी बजट। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक, इसके टाइप मोस्ट आईएमपी, और इसका अक्सर ये वाले आने के चांस है भाई। ये देखो ये तुमसे पूछ लेगा, घाटे का बजट का कुछ भी पूछेगा तुमसे, घाटे का बजट का कुछ भी पूछेगा तुमसे, घाटे के बजट का कुछ भी पूछ ले, या तुमसे इंपोर्टेंट पूछ ले, ऑब्जेक्टिव पूछ ले, फंक्शन पूछ ले, एक्स वाई जेड कुछ भी पूछ ले। ठीक है, तो आपको आंसर वही लिखना है। घाटे के बजट के उद्देश्य लिखिए, घाटे का बजट क्या है, घाटे का बजट क्या है। या ये जो क्वेश्चन परीक्षा में आने वाला है ना, ये तो ये कैसे आएगा, गौर से सुनो। ये किस प्रकार से आएगा, 1 2 3 इसके पार्ट हैं, एक इसमें मीनिंग जोड़ देगा क्योंकि 4 नंबर का आ रहा है यहाँ से। तो क्वेश्चन ऐसा बोलेगा, सरकारी बजट क्या है, सरकारी बजट के प्रकार समझाइए। What do you mean by government budget? Budget explain its types. समझ रहे? तो आशा में एक मीनिंग में 1 नंबर मिल गया और 3 नंबर इनमें मिल गए। Is that clear? ओके, क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बता भाई। बहुत अच्छे, वो ही आएगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको अभी विश्वास नहीं हुआ मैं कितना बड़ा वाला हरामखोर हूँ। जब पेपर आएगा जब पता चलेगा आपको, जब आप पेपर देखेंगे ना तब समझ में आएंगे कि ये मासा है क्या। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा आपको अभी फुर्सत ही नहीं है बाहर गाली बकने से मेरे को। तो पढ़ाई कहाँ समझ में आएगी तुमको। तो सरकारी बजट के प्रकार, पहले बताओ सरकारी बजट की मीनिंग। हाँ सर। अब कितनी अच्छी मीनिंग बताया। इट इज अ स्मॉल बैग कंटेन्स द एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। उसके बाद भी वाजपेयी जी से नहीं बनता, बोले मैं घर में भूल जाता हूँ। दिमाग लगाना पड़ेगा वाजपेयी जी, दुनिया में कोई दिमाग लगाने नहीं आएगा, दुनिया बेवफा है। समझ रहे हो कि समझ रहे हो कि नहीं? कुछ टैलेंट अपने अंदर ला लो, नहीं कोई पूछ नहीं होगी तुम लोग की, कोई पूछ नहीं होगी। तो भाई लिखो, घर में अच्छे से लिखो, कमजोर मत हो। चलो पहला टाइप देखते, बहुत ही आसान है। ये ट्रिक लिख दिया हूं, इस ट्रिक से तीनों की मीनिंग हो जाएगी। अबे पहले ये बताओ गवर्नमेंट के पास रहता क्या है? 2 चीज। क्या है वो 2 चीज? इनकम और आय और व्यय। इसके अलावा है क्या यार चैप्टर में? खत्म, 2 ही शब्द में खत्म हो गया, आय व्यय। इज इट क्लियर? यस सर। तो देखो बहुत अच्छे से समझना, ये एग्जाम में आएगा, ये एग्जाम में आएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। बचत का बजट किसे कहते हैं? सुनो, जब सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय से अधिक होती है तो उसे बचत का बजट कहते हैं। तुम्हारे पास पैसे आए 100 और खर्चे हुए 80, पैसा बचा कि नहीं? बचत हो गई। तो यही तो है क्या, बचत का बजट। अब आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, बचत का बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें सरकार की अनुमानित आय अधिक होती है तथा सरकार के अनुमानित व्यय कम होते हैं। इसे ही बचत का बजट कहते हैं। अभी समझ में नहीं आया। अरे अनुमानित आय कैसी है? अधिक। ये प्लस को देखो, अनुमानित आय क्या है और अनुमानित व्यय क्या है? कम है। अबे अनुमानित आय कितनी है? 100 और अनुमानित व्यय कितने? 80। पैसे बचे कि नहीं? तो वही तो है बचत। नहीं आया समझ? जब सरकार की अनुमानित आय अधिक होती है तथा सरकार के अनुमानित व्यय कम होते हैं तो उस बजट को बचत
का बजट कहते हैं। नहीं आया समझ में? आगे। अब तुम लोग देखो इधर, ठीक है। When the estimated income of government are more than of the estimated expenditure of government, this is called surplus budget. फिर से, when the estimated income of government is more than of the estimated expenditure of the government, this situation is called surplus budget. अभी समझ में नहीं आ रहा? When the estimated income of government is high, but the estimated expenditure of government is low, this is process is called खत्म। अब यहाँ वाली बताओ, अब यहाँ पे संतुलित बजट किसे कहते हैं? जब सरकार की अनुमानित आय और सरकार के अनुमानित व्यय बराबर होते हैं तो उसे संतुलित बजट कहा जाता है। अबे ट्रिक में लिखा है अनुमानित आय बराबर अनुमानित व्यय बराबर 100 तो अनुमानित आय बराबर अनुमानित व्यय। जब सरकार की अनुमानित आय सरकार के अनुमानित व्यय के बराबर होती है तो इस बजट को संतुलित बजट कहा जाता है। नहीं आगे सर। When the estimated income of government is equal to the estimated expenditure of the government, this is called balanced budget। अरे तुम खुद बना सकते हो यार, दिमाग लगाओ और बनाओ, हमसे मत पूछा करो, हमको कुछ नहीं आता है, हमको कुछ नहीं आता। तुमको ही आता है सब कुछ, क्योंकि तुम ट्रेनिंग पीरियड में हो और हमने ट्रेनिंग पीरियड छोड़ दिए भाई। कब का छोड़ दिए ट्रेनिंग पीरियड को, समझ रहे? और जबकि तुम अभी ट्रेनिंग पीरियड पर हो तो तुमसे अच्छा बनना चाहिए ना। समझ में आया कि नहीं? अरे बताओ रे, ये वाला नहीं। हाँ सर। अब आगे देखो, अरे बहुत ही आसान यार, बहुत ही आसान। घाटे का बजट एक ऐसा बजट होता है जिसमें अनुमानित आय कम होती है तथा सरकार की अनुमानित आय कम होती है तथा सरकार के अनुमानित व्यय अधिक होते हैं। इस बजट को घाटे का बजट कहा जाता है। सिंपल यार, ट्रिक से देखो ना, नहीं आया समझ में? आगे सर। पक्का? तो तुम लोग क्या लिखोगे इंग्लिश वाले? When the estimated expenditures are more than to the estimated income of government is called deficit budget। और नहीं समझ में आ रहा है तो डिफिसिट बजट मीन्स द एस्टिमेटेड इनकम ऑफ गवर्नमेंट इज लो and the estimated expenditures of government is high, so this process is called deficit budget। ट्रिक देखो, यूज करो। किसी कोई डाउट? अब यहाँ से देखना, ये दो तो केवल मीनिंग में आ जाएगी। यहाँ से देखना, ये नीचे, यहाँ से आपको ना घाटे के बजट का वो कुछ इंपोर्टेंस पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? इंपोर्टेंस पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा, एक्स वाई जेड कुछ भी पूछेगा। तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, ये 4 पॉइंट को यहाँ से कट करिए और ये 4 पॉइंट को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। आंसर क्या हो गया? क्यों? घाटे का बजट क्या है? सरकारी बजट। ये देख लो ना, अरे घाटे का बजट कौन सा बजट है? सरकारी बजट। और ये सरकारी बजट के क्या है? तो ये सरकारी बजट के है ना, ये देखो ये। और घाटे का बजट भी क्या है? सरकारी बजट। तो फिर ये नया लिखने की जरूरत क्या है? यस सर। अरे उसी कट करो ना, अरे वहीं से तो निकला है वो। घाटे का बजट कोई अलग तो ना है। घाटे का बजट एक ऐसा बजट है जो सरकारी बजट के, ये क्या है? रूप है, प्रकार। तो वही तो हो गई उसकी सब कुछ पॉइंट, तो उसे अलग से करने की जरूरत क्या है? उसी को उठाओ और उसी को क्या कर दो, लिख दो। आपको नंबर मिलेंगे, गारंटी दे रहा हूं। ठीक है, अब नया लिखना तो नया लिख लो यार, कोई टेंशन नहीं है यार। इसमें मैंने नया लिख दिया हूं, तुमको नया लिखना तुम लिख देना। ठीक है, उद्देश्य, महत्व, लाभ या एक घाटे का बजट अच्छा क्यों माना जाता है उसके उद्देश्य लिखिए। ऐसा एक घाटे का बजट अच्छा क्यों है, तो मैंने लिख दिया महामंदी की समस्या के समाधान में सहायक। कुछ नहीं करना तुमको।
घाटे का बजट का एक उद्देश्य होता है कि यह महामंदी की समस्या का समाधान में सहायक होता है या समस्या को दूर करता है। एक हो गया। दूसरा, इसका उद्देश्य कि बेरोजगारी की समस्या को की समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। डीलिंग नहीं लिखना, हो गया। फिर अगला लिखेंगे यह अल्पविकसित देशों के आर्थिक विकास में सहायक होता है। फिर अगला लिखेंगे कि यह सामाजिक कल्याण में वृद्धि करता है। अब 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, ये तो देखो भाई, क्षेत्रीय संतुलन यानी अल्पविकसित, ठीक है, ठीक है। सामाजिक कल्याण मतलब वही, और रोजगार मतलब वो, 3 मिलेगी नहीं। देखो यहाँ पर 1 2 3 हो गया ना वही, यही लिख दो या फिर ये कर दो। इज दैट क्लियर? तो आप लोग क्या लिखेंगे? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डेफिसिट बजट। द डेफिसिट बजट आर हेल्पफुल इन द सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन। And next, the main objective of deficit budget are helpful in solve unemployment problem of the society and open to various opportunity, job opportunities for the society pupils. Is that clear? अब क्या लिखेंगे? And next objectives of the deficit budget. The deficit budgets are helpful in economic development of disparity of countries. Disparities of countries. And next importance of deficit budget. The deficit budgets are helpful in increase the social welfare work. Is that clear? बनेगा? अरे भाई ये लिख देना, खत्म। ये लेसन हो गया खत्म, इसी में से एग्जाम में आएगा। Is that clear? ओके, कोई डाउट? बस भाई, इन ऑफ द क्लास अपन मिलेंगे कल।